ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। नोट डाउन योर हेडिंग, लिखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। चलिए आप हेडिंग लिखें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहा जाता है बेटा वाक्यों का रूपांतरण। ध्यान से समझिए क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। जो नाम का टॉपिक है वो कहा जाता है बेटा आपका वाक्यों का रूपांतरण। ध्यान दो पहले मेरी बात को, है क्या। आप देखियो बेटा आपने क्लास 10th में एक टॉपिक पढ़ा होगा कन्वर्जन, पढ़ा है आप 10th में एक टॉपिक पढ़े थे बेटा कन्वर्जन, जिसे आप कहते थे इंटरचेंज। आप क्लास 10th में एक टॉपिक पढ़े थे कन्वर्जन या इंटरचेंज। जैसे हमने सेंटेंस लिखा हुआ था ही वेंट टू मार्केट, गौर ध्यान दीजिएगा, अंतर मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आपने लिखा था बेटा सेंटेंस को ही वेंट टू मार्केट, या जैसे आपने सेंटेंस लिखा था आई लव माई इंडिया, जैसे आपने सेंटेंस लिखा था ही वेंट टू मार्केट, और जैसे आपने सेंटेंस लिखा हुआ है मान लीजिए थिंक अबाउट दैट आई लव माई इंडिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जब इसको क्लास 10th के हिसाब से कन्वर्ट करते थे, अर्थात जब इनको इंटरचेंज या कन्वर्जन के हिसाब से इस सेंटेंस को आप क्लास 10th में बेटा निगेटिव में कन्वर्ट किए रहे होगे, तो इसका निगेटिव कन्वर्ट हुआ होगा ही डिड नॉट गो टू मार्केट। इसका निगेटिव क्या कन्वर्ट हुआ रहा होगा, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। अभी नियम आपको हम बता रहे हैं। इसका निगेटिव कन्वर्ट करना था तो इसका निगेटिव कन्वर्ट हुआ रहा होगा आई डू नॉट लव माई इंडिया, आई डू नॉट लव माई इंडिया, यही तो कन्वर्ट हुआ था। लेकिन इसी कन्वर्जन या इंटरचेंज का जो बड़ा वाला भाई है ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। कन्वर्जन और इंटरचेंज का जो बड़ा वाला भाई है यही क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। कन्वर्जन या इंटरचेंज में ये कहा जाता है बेटा कि किसी सेंटेंस को आप वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट कर दीजिए, किसी भी सेंटेंस को आप एक रूप से दूसरे रूप में बदल दीजिए, ये कहा जाता है कन्वर्जन या इंटरचेंज में। ये किस में कहा जाता है बेटा, कन्वर्जन या इंटरचेंज में। लेकिन इसी का बड़ा भाई है ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें कहा जाता है कि आप किसी भी सेंटेंस को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म करिए, मतलब किसी भी सेंटेंस को आप एक रूप से दूसरे रूप में बदलिए, लेकिन इसकी मीनिंग परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। इंटरचेंज में मीनिंग चेंज हो जाती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है बेटा, मीनिंग चेंज नहीं होती। मतलब किसी भी सेंटेंस को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करिए, चाहे अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलिए, चाहे निगेटिव से अफर्मेटिव में बदलिए, चाहे अफर्मेटिव से एक्सक्लामेटरी इंट्रोगेटिव में बदलिए, चाहे इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में बदलिए, चाहे एक्सक्लामेटरी से अफर्मेटिव में बदलिए, चाहे डिग्री ऑफ कंपैरिजन करिए, चाहे पैसिव वॉइस करिए, सब ट्रांसफॉर्मेशन का ही टॉपिक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहा जाता है कि आप किसी भी सेंटेंस को चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। किसी भी सेंटेंस को आप एक फॉर्म से अदर फॉर्म में बदलिए, एक रूप से दूसरे रूप में बदलिए, लेकिन उसकी मीनिंग जो है वो चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसफॉर्मेशन। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे इधर ध्यान दीजिएगा, हमने आपको अभी सेंटेंस लिखा था आई लव माई इंडिया, और हमने कहा कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू निगेटिव। हमने क्या कहा, कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू निगेटिव। इस सेंटेंस को किस में बदलना है बेटा, निगेटिव में। तो जब देखो इसको ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से बदलोगे तो इसका हो जाएगा आई डू नॉट हेट माई इंडिया। इसका ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से कन्वर्ट करोगे निगेटिव में, तो ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से निगेटिव में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो निगेटिव में कन्वर्ट करने पर किसका इस्तेमाल हो जाएगा, आई डू नॉट हेट माई इंडिया। निगेटिव में कन्वर्ट करने पर क्या हो जाएगा, आई डू नॉट हेट माई इंडिया। आप देखो आई लव माई इंडिया, मैं अपने इंडिया से प्रेम करता हूं। आई डू नॉट हेट माई इंडिया, मैं अपने इंडिया से घृणा नहीं करता हूं, मतलब करता क्या हूं, मैं अपने इंडिया से प्रेम करता हूं। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस को आप वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म करिए, किसी भी वाक्य को आप एक रूप से दूसरे रूप में बदलिए, लेकिन उसकी मीनिंग कभी भी चेंज ना हो, यही टॉपिक कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये टॉपिक क्या कहलाता है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन। तो बताएं ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहा जाता है, बोलिए। किसी भी सेंटेंस को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से आप अनदर फॉर्म में बदले, लेकिन उसकी मीनिंग कभी भी चेंज ना हो, इसे ही कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर हो गया। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन में एक टॉपिक है अफर्मेटिव टू निगेटिव।
ट्रांसफॉर्मेशन में एक जो टॉपिक है वो ट्रांसफॉर्मेशन में आपका एक टॉपिक है किसी भी सेंटेंस को आप अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलें। कोई भी सेंटेंस लिखा है उस सेंटेंस को आप किस में बदले बेटा, अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलें। ठीक, तो देखिए इसका रूल्स, कुछ रूल्स हैं इसके, जिन रूल्स को मैं आपको बताने चल रहा हूं उन रूल को आप ध्यान दीजिएगा, रूल्स को आप चेक करिएगा। देखिए रूल नंबर 1 क्या है। सबसे पहली बात यह है कि आप एंटोनिम का यूज करके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करोगे। गौर से सुनो मेरी बात को, आप एंटोनिम का यूज करोगे, वी हैव टू यूज एंटोनिम, हमें एंटोनिम का यूज करना है। एंड नॉट इज यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, नॉट का जो इस्तेमाल होगा वो नॉट का इस्तेमाल किसके बाद होगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। मतलब हमें क्या करना है कि उस सेंटेंस में क्या करना है, उस सेंटेंस में एंटोनिम है, उस एंटोनिम का यूज करना है और उसके बाद हमें क्या कर देना है भैया, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो नॉट का यूज कर देना है। जैसे हमने सेंटेंस लिखा द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, इधर ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा, हमने आपके सामने सेंटेंस लिखा है द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट और इसको बेटा कहा ट्रांसफॉर्म करिए। इस सेंटेंस को, बहुत अच्छा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा ग्रामर में और अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, सिंथेसिस ना, और अच्छा अगर आपको टॉपिक पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो सिंटैक्स। अगर आपने सिंटैक्स पढ़ लिया अच्छे ढंग से ग्रामर में, सिंटैक्स नाम के टॉपिक को आप पढ़ लिया तो आपने समझ लीजिए आपको 50% इंग्लिश आ गई, क्योंकि सिंटैक्स पढ़ोगे तो पूरा पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ोगे। नाउन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, एडवर्ब क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, प्रीपोजिशन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कंजक्शन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तभी आप उसमें एरर माने गलती ढूंढ पाएंगे। सिंटैक्स का मतलब होता है कोई भी सेंटेंस गलत लिखा हुआ है और आप उसको सही कर दो तो सेंटेंस क्या कहलाता है, वही उसका टॉपिक कहलाता है सिंटैक्स। तो देखो इसमें लिखा है द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, हमने क्या लिखा बेटा, द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। उसने लिखा कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू निगेटिव, इस सेंटेंस को कहां पर कन्वर्ट करिए, निगेटिव। अब देखो डिफिकल्ट का एंटोनिम क्या होगा, इजी, डिफिकल्ट का एंटोनिम क्या होगा, इजी। तो जब डिफिकल्ट का एंटोनिम इजी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द क्वेश्चन और यहां पर हो जाएगा इज नॉट इजी। आप देख लो द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, कठिन है। हमने लिखा द क्वेश्चन इज नॉट इजी, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा सरल नहीं है, मतलब ये प्रश्न क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बात समझ में आया? जैसे हमने लिखा द नाइफ इज शार्प, हमने क्या लिखा बेटा, द नाइफ इज शार्प, अभी आपको हम छोटा छोटा बता रहे हैं। अब देखिए कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू निगेटिव, इस सेंटेंस को हमें क्या करना है बेटा, निगेटिव में बदलना है। तो निगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द नाइफ इज नॉट, और शार्प का होता है ब्लंट, शार्प का आपका क्या होता है, ब्लंट। अब देखो द नाइफ इज शार्प, द नाइफ इज नॉट ब्लंट। ठीक, तो फर्स्ट इसका रूल क्या बना बेटा कि आप एंटोनिम का यूज करोगे, ठीक है, और एंटोनिम का यूज करने के बाद आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज कर दोगे। ठीक है, एंटोनिम का यूज करोगे और एंटोनिम का यूज करने के बाद आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब। देखो एंटोनिम का आपने यूज किया लेकिन आपने क्या किया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो नॉट का इस्तेमाल किया। ठीक है, देखिए इसका फर्स्ट रूल था, आप मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको मैं एक बहुत अच्छा रूल बताने जा रहा हूं, उस रूल को ध्यान से सुनिएगा। देखो इधर देखिए, अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है और उस अफर्मेटिव सेंटेंस में मान लीजिए थिंक अबाउट दैट कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, इस नियम को समझिएगा, इस नियम में बहुत सारे बच्चे बहुत जगह पर फंसते हैं। अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है और अगर उस अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, तो अगर किसी भी सेंटेंस में कोई अफर्मेटिव लिखा है और अगर उस अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो उसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म दिया होगा, यस या यस दिया होगा, और या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है। अगर कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है और अगर उस अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो 3 कंडीशन के अलावा कभी कुछ नहीं होगा। कंडीशन नंबर 1 उसमें क्या लिखा होगा बेटा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, किसका यूज होगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म का। फिर किसका यूज हुआ होगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस का। किसका यूज हुआ होगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस का। और उसमें किसका यूज हुआ होगा, वर्ब सेकंड फॉर्म का।
या वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ होगा, या वर्ब फर्स्ट फॉर्म SAIS का यूज हुआ होगा, और या वर्ब सेकंड फॉर्म का यूज हुआ होगा। पक्का जब अफर्मेटिव में वर्ब फर्स्ट फॉर्म दिया होगा तो एट द टाइम ऑफ कन्वर्टिंग इनटू नेगेटिव वी हैव टू यूज डू नॉट। मतलब जब अफर्मेटिव में वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ होगा तो निगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा? डू नॉट का। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अफर्मेटिव में दी गई है तो निगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? डू नॉट का। अगर यस या यस का यूज हुआ है तो निगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे डज नॉट का। किसका यूज करेंगे बेटा? डज नॉट का। और अगर वर्ब सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है तो निगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे डिड नॉट का। अगर फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है तो किसका यूज करेंगे बेटा? डू नॉट का। ध्यान दो, SAIS का यूज हुआ है तो डज नॉट, और अगर वर्ब सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है तो डिड नॉट। जैसे अभी आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया, आई लव माई कंट्री। हमने क्या लिखा बेटा? आई लव माई कंट्री। कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव ना। अब देखो, आपको पता है लव का एंटोनिम हेट। यू हैव टू नो दैट द एंटोनिम ऑफ द लव दैट इज कॉल्ड अ हेट। आपको पता है कि लव का एंटोनिम क्या होता है? हेट। लेकिन बेटा आपको पता है सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हो, तो निगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। निगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए बेटा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। अब देखो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो देखो ये क्या है? लव माने वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो निगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करोगे? डू नॉट। तो यहां हो जाएगा आई डू नॉट ना। लेकिन आप देखो लव का एंटोनिम क्या होता है? लव का एंटोनिम होता है हेट। लव का एंटोनिम क्या हो जाएगा? हेट। और यहां पर क्या हो जाएगा? माई, और यहां पर कन्वर्ट कर दिया हमने माई कंट्री। सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट कर दिया ना। अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता बेटा, सी डिसलाइक्ड हिम, हमने लिखा होता सी डिसलाइक्ड हिम, और हमने कहा होता कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव, तुरंत बदल सकते हो। क्या हो जाएगा बोलो? सी डिसलाइक्ड बोले वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, किसका यूज करोगे? डिड नॉट। आपने डिड नॉट कर दिया, लेकिन इधर देखो जब डिड नॉट का यूज किया तो डिड नॉट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो देखो डिड नॉट, डिसलाइक का क्या होगा? लाइक, लेकिन डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां पर हो जाएगा लाइक हिम। ये सेंटेंस सॉल्व हो गया। रूल आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या यूज करोगे? डू नॉट। SAIS डज नॉट। वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब डिड नॉट, और यहां पर किसका यूज करोगे बेटा? वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नियम क्लियर हो गया? देखो ये था दूसरा नियम। बड़े अच्छे अच्छे नियम तुम लोग को हम बता रहे हैं, ध्यान दो। तीसरा नियम और खतरनाक नियम क्या है? इधर देखो, आपने पढ़ा कि लव का एंटोनिम क्या होता है मेरे भैया? बोलो हेट। आपने पढ़ा लव का एंटोनिम क्या होता है? हेट, अभी जस्ट पढ़ा। लाइक का एंटोनिम क्या होता है? आपने पढ़ा डिसलाइक। लाइक का एंटोनिम डिसलाइक होता है ना। लव क्या है? वर्ब। लव क्या है? वर्ब। लाइक क्या है? वर्ब है कि नहीं? लेकिन ये बताओ, प्ले का कोई एंटोनिम होता है? प्ले माने खेलना, कोई एंटोनिम होगा? कभी नहीं होगा। रन, रन का कोई एंटोनिम होता है? कभी नहीं होगा। सी एंटोनिम होगा? नहीं होगा। गो, इसका कोई एंटोनिम होगा? नहीं होगा। तो आप नियम में फंस गए। क्या फंसे? कि आपको लव का एंटोनिम तो हेट मिल गया, आपने निगेटिव में कन्वर्ट कर लिया। आपको लाइक का एंटोनिम डिसलाइक मिल गया, आपने निगेटिव में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन प्ले का कोई एंटोनिम नहीं होता, तो आपको लग रहा होगा कि ये सेंटेंस निगेटिव में कन्वर्ट नहीं होगा। होगा। आप इस्तेमाल कर देना फेल टू वर्ब का। किसका इस्तेमाल करोगे? फेल टू वर्ब का। नियम क्या बना? कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनका कि कोई एंटोनिम नहीं होता। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनका कि कोई एंटोनिम नहीं होता, जैसे प्ले, रन, सी, गो। बहुत सारी वर्ब ऐसी होती हैं बेटा जिनका कि कोई एंटोनिम नहीं होता। ऐसी कंडीशन पर एट द टाइम ऑफ कन्वर्टिंग इनटू निगेटिव, निगेटिव में बदलते समय हम किसका यूज करेंगे? फेल टू वर्ब का। देखो इस क्वेश्चन को जो है वो बहुत बार यूपी टेट, इन सब जगहों पर, बहुत सारे SSC बैंक, रेलवे, इन सब जगहों पर इन क्वेश्चंस को पूछा गया। जैसे क्वेश्चन देखो, हमने लिखा है बेटा ही हैज सीन द विंड। ये क्वेश्चन SSC में पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा है। बच्चे बहुत जगह पर इस जगह पर फंस जाते हैं। लिखा ही हैज सीन द विंड, यही लिखा है। अब आप देखो, अगर यहां पर सीन का एंटोनिम होता तो आप हैज के बाद नॉट लगा देते, सीन का एंटोनिम लिख देते, सेंटेंस सॉल्व हो जाता।
हो जाता कि नहीं? अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता बेटा, इधर देखो, आई प्ले क्रिकेट, इधर देख लो, आई प्ले क्रिकेट, तो आप क्या करते भाई? आई करते, डू नॉट करते, प्ले का एंटोनिम लिखते, सेंटेंस सॉल्व हो जाता ना। लेकिन अब प्ले माने खेलना, इसका कोई एंटोनिम नहीं होता। अब आपको निगेटिव में बदलना है, देखो मीनिंग वही निकलेगी। आई प्ले बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपने किसका इस्तेमाल किया? बोलो, डू नॉट, है ना। अगर यहां पर प्ले का कोई एंटोनिम होता तो आप यूज कर देते कि नहीं? जैसे भाई लव का एंटोनिम हेट था, तुम कर देते। लाइक का डिसलाइक था, कर देते। अब देखो यहां पर प्ले का कोई एंटोनिम नहीं है, तो तुरंत इस्तेमाल करेंगे फेल टू प्ले। किसका इस्तेमाल किया बेटा? फेल टू प्ले। और यहां पर फिर हो गया बेटा क्रिकेट। आओ देख लो, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। आई डू नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने में असफल नहीं होता हूं, मतलब मैं क्या खेलता हूं? क्रिकेट खेलता हूं ना। अभी आपको हम ये क्वेश्चन बता रहे थे, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, ही हैज सीन द विंड। हमने कहा था इस सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट करो। बहुत सारे बच्चे गलत किए थे। कैसे? इसको बदलो, क्या हो जाएगा? ही हैज नॉट फेल्ड टू, नहीं फेल्ड टू, गलत कर दोगे तुरंत। हैज के साथ हमेशा किसका इस्तेमाल होता है? वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये जो फेल है, जिस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब होगी उसी हिसाब से कन्वर्ट होती चली जाएगी। भाई डू नॉट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, हैज के साथ यहां पर क्या हो गया? वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म, और यहां पर हो जाएगा फेल्ड टू सी। टू सी क्यों हुआ? टू सी कहलाता है इन्फिनिटिव, आपने पढ़ा होगा। टू सी क्या होता है? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनिटिव किसे कहा जाता है? टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म के पहले आपको टू का यूज हुआ होगा तो दैट इज कॉल्ड अ इन्फिनिटिव। जब किसी भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का यूज हुआ होता है तो उसे इन्फिनिटिव कहा जाता है। और यहां पर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सीन द, और यहां पर हो गया विंड। सही है। अगर मैंने ऐसे लिखा होता, आई राइट अ लेटर, चलो बदलो, क्या होगा? कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू निगेटिव, जल्दी बदलिए, क्या होगा? आई डू नॉट, और यहां पर यूज करोगे क्या हो जाएगा? आई डू नॉट, और यहां पर हो जाएगा फेल टू राइट अ लेटर। क्लियर हो गया? अगर एंटोनिम है तो आप उसको कन्वर्ट कर दो, और एंटोनिम नहीं है तो किससे कन्वर्ट करोगे बेटा? फेल टू वर्ब का। एक बात आप जान लो, अगर एंटोनिम होता है तब भी नहीं आता आपको तो आप फेल टू वर्ब से कर दो, सही है। जैसे लव का एंटोनिम होता है हेट, आपको नहीं आता, आप तुरंत फेल टू वर्ब से कर दो, सेंटेंस सही माना जाएगा, कोई नहीं गलत काट सकता। ठीक है। अगर एंटोनिम होता है और आपको नहीं लर्न है, जैसे नहीं याद है, ठीक है, तो अगर एंटोनिम है और आपको याद नहीं है तो आप सेंटेंस को फेल टू वर्ब से सॉल्व कर दो, कभी गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है। चलो चौथा नियम आ रहा है कुछ आप लोगों को? बोलिए। हाँ आ रहा है आप लोगों को, अच्छे रूल्स। अगला नियम और इंपॉर्टेंट, देखते जाओ। नियम क्या है? गौर से सुनो। नियम है बेटा कि किसी भी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड का जो यूज हुआ है वो अगर हैज, हैव, हैड का यूज लिंकिंग वर्ब के रूप में हुआ है, बहुत अच्छा नियम है बेटा। हमने कहा, मैं टॉपिक क्या चल रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं? किसी भी सेंटेंस को आप वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, कभी भी मीनिंग परिवर्तित ना हो। और जितने नियम हमने बताया उसमें कभी मीनिंग किसी की चेंज नहीं हुई, इसमें भी नहीं चेंज होगी। कैसे? अगर किसी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के रूप में हुआ हो, किसी भी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड का यूज किसके रूप में हुआ हो? लिंकिंग वर्ब। पहली बात, इस शब्द बहुत बार आता है, इसके बारे में जान लो। लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं होती है, अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और अगर उस सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं है और मेन वर्ब के ना होने पर इज, एम, आर, वाज, वर, मेन वर्ब के ना होने पर क्या क्या बेटा? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, यही कहलाती है लिंकिंग वर्ब। यही क्या होती है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं होती है, यानी मेन वर्ब की अनुपस्थिति है, तो जो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड होगा यही लिंकिंग वर्ब होगा। और यही लिंकिंग वर्ब ही आपको वर्ब का काम करेगा। लिंकिंग वर्ब ही किसका काम करेगा? वर्ब का। क्योंकि एनी सेंटेंस कैन नॉट बी रिटन विदाउट वर्ब। कोई भी वाक्य इस संसार में बिना वर्ब के नहीं लिखा जा सकता।
इस संसार में कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं लिखा जा सकता। अगर उसमें मेन वर्ब नहीं है तो सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब होगी, अगर मेन वर्ब नहीं है तो सेंटेंस में क्या होगी, लिंकिंग वर्ब। वही जो लिंकिंग वर्ब है वही किसका काम करेगी बेटा, वर्ब का। लिंकिंग वर्ब भी किसका काम करेगी, वर्ब का। जैसे आप पढ़ते हो बेटा आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन का मतलब होता है मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन का मतलब क्या होता है बेटा, मेरे पास एक कलम है। इधर देखो इस सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं है, आप चेक कर लो, कोई मेन वर्ब नहीं है ना तो आई कोई वर्ब है, ना तो हैव कोई वर्ब है। मेन वर्ब की बात मैं कर रहा हूं, जैसे गो, प्ले, रन, ये सब मेन वर्ब हैं। हैव कोई वर्ब नहीं, ए कोई वर्ब नहीं, पेन कोई वर्ब नहीं, कोई मेन वर्ब नहीं। जब कोई मेन वर्ब नहीं है भैया तो यही जो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड है, यही किसके रूप में हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब के रूप में। यही किसके रूप में होगा, लिंकिंग वर्ब के रूप में। जैसे इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं वॉकिंग इज, हमने लिखा है बेटा वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। आप देखो इसमें भी कोई मेन वर्ब नहीं है। वॉकिंग वर्ब है लेकिन मेन वर्ब नहीं है। वॉकिंग वर्ब है लेकिन मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब उसे कहते हैं बेटा जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आए। मेन वर्ब उसे कहते हैं जो किसके बाद आए, हेल्पिंग वर्ब के बाद आए। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद का वह शब्द जो कोई काम होगा दैट इज कॉल्ड अ मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर ये शब्द आता है और वो कोई काम होता है, जैसे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके बाद वर्ब क्या आई, प्ले। अब यहां पर ये मेन वर्ब है, ही इज कॉलिंग मी, इज हेल्पिंग वर्ब हो गए, कॉलिंग मेन वर्ब है, लेकिन यहां पर इसके बाद कोई नहीं। देखो इसमें कोई मेन वर्ब नहीं, ये वॉकिंग वर्ब है बेटा। जब आप 11th में पढ़े होगे ये वॉकिंग जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 होते हैं, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट वर्ब कुल कितने होते हैं, 3, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव कहा जाता है 2+ वर्ब फर्स्ट फॉर्म को। इन्फिनिटिव किसे कहा जाता है, 2+ वर्ब फर्स्ट फॉर्म को। जीरंड कहा जाता है वर्ब आईएनजी फॉर्म को, लेकिन सब वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जीरंड नहीं कहा जाता। अगर वर्ब आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखी गई है तभी वो जीरंड होंगी। वर्ब आईएनजी फॉर्म या तो सब्जेक्ट के स्थान पर लिखी जाए और या तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखी जाए तभी वो जीरंड। देखो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ये सब्जेक्ट के स्थान पर लिखी गई इसलिए जीरंड है, इसलिए क्या है, जीरंड है। अब देखो इसमें कोई मेन वर्ब नहीं तो यही जो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड होगा, यही क्या होगा, लिंकिंग वर्ब। डेफिनेशन तैयार हो रही ना। तो जब किसी सेंटेंस में क्या होती है बेटा, कोई मेन वर्ब नहीं होती तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड यही जो लिखा हुआ होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड यही आपका क्या होता है, लिंकिंग वर्ब। तुमको मैं एक नियम और अच्छा बता दे रहा हूं, गौर से सुनो। अगर हैज, हैव, हैड का यूज, हैज, हैव, हैड का यूज किसी सेंटेंस में एज अ लिंकिंग वर्ब हुआ हो, हैज, हैव, हैड का जो यूज हुआ हो और हैज, हैव, हैड का यूज किसी भी सेंटेंस में एज अ लिंकिंग वर्ब हुआ हो, लिंकिंग वर्ब के रूप में कब होगा बताओ, जब उसमें कोई मेन वर्ब नहीं होगी। और मेन वर्ब नहीं होगी तो जो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड होगा वही क्या होगा, लिंकिंग वर्ब। तो जब हैज, हैव, हैड का यूज लिंकिंग वर्ब के रूप में हुआ होगा तो बेटा जब हैज का यूज हुआ होगा लिंकिंग वर्ब के रूप में, और अब जब इधर देखो जब इसको निगेटिव में बदलोगे तो निगेटिव में बदलते समय आप इस्तेमाल करोगे डज प्लस हैव का। या आपके, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि तुम्हारी इंटर लेवल की किताब में नियम कभी नहीं मिलेगा, इस बात की जिम्मेदारी मेरी है। इंटर लेवल में सब रूल्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जब आप इंटर लेवल के बाद अच्छे जगहों पर तैयारी करने के लिए जाएंगे तभी वहां आपको नियम मिलेंगे, अन्यथा और सब लोग इस नियम को खा जाते हैं। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इनको मैं क्लास 11th में अपने बच्चों को नियम बताता हूं, क्लास 11th में सब नियम मैं बच्चों को बताता हूं। जो बच्चे पढ़ते रहते हैं उनको ये सब नियम, जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक उठाने लगता हूं तो मैं वो टॉपिक पढ़ाता हूं। आप मेरी बात को विश्वास मानो, सिंथेसिस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स, ये 4 ऐसे टॉपिक हैं बच्चा जिनको कि साल भर पढ़ाने पर भी खत्म नहीं किया जा सकता। सिंथेसिस कम से कम 60 से 70 पन्ने का टॉपिक है,
नहीं तो मैं पढ़ाया हूँ, मैं आपको गिना सकता हूँ पन्ना, कम से कम 60 से 70 पन्ने का टॉपिक है कम से कम। उसमें सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस आप पढ़ते हो, और सिंपल सेंटेंस में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट, इन्फिनिटिव, जीरंड, ये सब जितने नियम आप पढ़ते हो ये सब हर जगह वहाँ पर वही नियम है, लेकिन इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। जो आप लोग 3 पन्ने 4 पन्ने में पूरा सिंथेसिस पढ़ लेते हो, ये सिंथेसिस 4 पन्ने में कहीं नहीं पढ़ा जाता। सिंथेसिस को पढ़ने के लिए कम से कम 40 से 45 पन्ना चाहिए। बेसिक नॉलेज अगर आपको फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, जीरंड, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल कुल 3, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, सेंटेंस कुल 3, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, अगर आपको यही पढ़ना है तो कम से कम 20 दिन तो यही लेके चला जाएगा। अगर ढंगवत अच्छे ढंग से पढ़ना है तो सिंथेसिस में कुल 3 सेंटेंस बनते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ठीक है, अभी हम आपसे पूछे कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, बताएं कंपाउंड सेंटेंस क्या है? सिंपल क्या है? पढ़ तो लेते हो 2 वाक्यों को, जैसे टाइगर वाज हंग्री ही किल्ड अ गोट, बना दिए बीइंग हंग्री ए टाइगर किल्ड अ गोट। क्यों बनाए सिंपल? ये सिंपल क्यों हुआ? आप पढ़ते हो टेल मी व्हाई यू आर बीटिंग, ये कॉम्प्लेक्स क्यों हुआ? ऐसे जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स हो गया, कैसे जबरदस्ती लिखने वाले कॉम्प्लेक्स लिख दिया, सही है कि नहीं? क्यों है कॉम्प्लेक्स? ये कंपाउंड क्यों हुआ? कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? अभी आप 10th से 9th से नरेशन ही पढ़ रहे हैं, अभी हम आपसे नरेशन में ही पूछने लगे, आप फंस जाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छा, जिस चीज़ का नॉलेज गेन करें, जिस भी सब्जेक्ट का नॉलेज प्राप्त करें बेटा, वो बढ़िया टीचर और अच्छे टीचर से नॉलेज लो। तुमको मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ, जिस भी टीचर से आप नॉलेज लें, ठीक है, वो अच्छे और बढ़िया। यही जो बेटा 11th और 12th की ग्रामर है, आप लोग कहते हो कि एनडीए का मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, यही तो आप कहते हैं। आप कहते हैं मैं एनडीए की तैयारी करने जा रहा हूँ, ठीक है, यही सब चीज़ उसमें पूछा जाता है। सिंपल क्या, कॉम्प्लेक्स क्या, कंपाउंड क्या, जीरंड और पार्टिसिपल में अंतर क्या ना। अभी आपसे पूछा जाए पैसिव वाइज, इतना दिन से पढ़ते हुए चले आ रहा हूँ, मैं आपसे पूछूं 4 टेंस की पैसिव वाइज क्यों नहीं बनती, नहीं बता पाओगे, कभी तुम्हारे दिमाग में प्रश्न ही नहीं उठा। क्लास 6 में पैसिव वाइज पढ़े थे, 7th में पढ़े, 8th में पढ़े, 9th में पढ़े, 10th में पढ़े, 11th में भी पढ़े। आपसे मैं पूछूं 4 टेंस की पैसिव वाइज क्यों नहीं बनती? आपको पता है 8 टेंस की बनती है, जानते हो ना, 4 की क्यों नहीं बनती? भाई कटहल की सब्जी बनती है, बनती है, उसका कोई रीजन है? बोलो यार, कटहल की सब्जी बनती है, उसका कोई रीजन है? धनिया जो है वो सब्जी में डाला जाता है, उसका कोई रीजन है? कार की सब्जी क्यों नहीं बनती? कोई कारण है तभी तो नहीं बनती, आप बताएं, कोई रीजन है तभी तो नहीं बनती। बोलो भाई 4 टेंस की क्यों नहीं बनती? कभी आपने पूछा अपने टीचर से 4 टेंस की पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनती? है प्रश्न की नहीं? वो बता देते हैं तुमको कि एक्टिव वॉइस में कुल 12 टेंस होते हैं ना, पैसिव वॉइस में केवल 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, 4 टेंस की नहीं बनती। आप भी नीचे मुंडी करके छाप लेते हो कि 8 की बनी, 4 की नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। वो हमारे क्लास 9th के पीछे 3 बच्चे बैठे हैं ना, उनको मैं टॉपिक, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, मैंने उनको पैसिव वॉइस टॉपिक पढ़ाया, 9th के बच्चे हैं, 8 से पास आउट होके आए हैं, उनको मैंने बताया है कि 4 टेंस की पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनती। मैंने पैसिव वॉइस टॉपिक स्टार्ट किया है। वो बच्चे 20% 30% टॉपिक एक्सप्लेन कर सकते हैं तुमको। आप लोग 11th में हो, वो 9th के जो हमारे 3 बच्चे हैं, अभी बाद में देख लेना, वो आपको बता सकते हैं। अभी मैं आपको खड़ा कर दूं, 100% तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि छोटे हैं ना, 50% तो तुमको डिस्क्राइब कर देंगे कि क्यों नहीं बनती। रीजन है क्यों नहीं बनती बेटा, इन सब का रीज़न जानो ना। अभी आगे आने वाला एग्जाम आ रहा है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की ना, आपके भी घर में बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे, उनमें बहुत सारे प्रश्न पूछे, यही सब पूछा जाता है कि जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या अंतर है। जीरंड का मतलब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म ना, तो जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या अंतर है? टेल मी डिफरेंस बिटवीन जीरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बताओगे आप? जीरंड माने भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल माने भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आप क्या बताओगे? आप अपने बेस को मजबूत करो। क्लास 11th और क्लास 12th इंग्लिश का बेस है,
यही 12th पास आउट करने के बाद ही आप बैंक, एसएससी, रेलवे की तैयारी करते हो। जब आपका यही सब टॉपिक सही नहीं रहेगा, सिंटैक्स ही नहीं सही, आपसे पूछा जाए प्रोनाउन कुल कितने प्रकार के, आप बता ही नहीं पाओगे, तो मतलब क्या है आपके। आप लोग इंग्लिश को बेटा बहुत हल्के में लेते हो। मैं बैक से मतलब आपको अपमानित करने के लिए बात नहीं कह रहा हूं। आप अंग्रेजी को क्या करते हो बेटा, बहुत हल्के में ले लेते हो। ठीक है, आपको मैं सही बताऊं, मैं फैक्ट बताऊं, आपके स्कूल में जो भी टीचर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, पहली बात तो उनको इंग्लिश नहीं आती। मैं ये लाइव के माध्यम से नहीं बोल रहा हूं, मैं लाइव के माध्यम से नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं। आपको पैसिव वॉइस जो पढ़ाना शुरू किए, पूरी पैसिव वॉइस तुमको पढ़ा डाले, जो मेन थीम है, जो मेन टॉपिक है, वो आपको आज तक नहीं बताए। सिंथेसिस में आपने पढ़ लिया, आप बताओ प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड क्या है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, बताइए आप, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड क्या आपके सामने आया होगा ना, क्या है आप बताइए हमको। जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, ये सब डेफिनेशंस, ये सब चीजें आप लोगों की अभी से क्लियर रहेंगी, तभी आप आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई कंपटीशन बीट कर पाओगे। अन्यथा आप किसी भी कंपटीशन को आने वाले समय में कभी बीट नहीं कर पाएंगे। आपको मैं बताऊं, साल भर अच्छे ढंग से पढ़ाने के बाद ग्रामर सेकंड पेपर नहीं खत्म हो पाता। कैसे लोग एक हफ्ते में, 15 दिन में, 20 दिन में कैसे लोग खत्म कर देते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता। मैं सिंथेसिस कम से कम 1 महीने पढ़ाता हूं, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन भी कम से कम 1 महीने पढ़ाऊंगा, नरेशन भी 1 महीने का ही टॉपिक है। अभी आपसे मैं सेंटेंस पूछ लूं, कोई भी सेंटेंस पूछ, अभी आपसे ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी में अंतर पूछ लूं, नहीं बता पाओगे। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या अंतर है, बोलें, टेल मी डिफरेंस बिटवीन ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, बोलो। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी में अंतर क्या है, दोनों में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है, अंतर क्या है। जैसे हमने कोई सेंटेंस लिखा, हाउ हैप्पी ही इज, कौन सा सेंटेंस है, हाउ हैप्पी ही इज, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कौन सा सेंटेंस है, कैसे पहचाने। और अगर हमने लिखा लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर, ये क्या है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। हाँ, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी थोड़ा बहुत पहचान लेते हो। तो बेटा आप अपने नॉलेज को डीप रखो, अगर आपको पढ़ना है तो। अगर आपका नॉलेज डीप रहेगा तो आप आने वाले समय में अच्छे ढंग से तैयारी कर पाओगे। तो ये नियम चल रहा था, हम रास्ते से भटक गए। हैज था तो हम किसका प्रयोग किए बेटा, डज प्लस हैव। इधर देख लो एक बार, हैज आया तो किसका यूज किए, डज प्लस हैव। और हैव आया तो हमने यूज किया डू प्लस हैव। हैव आया तो हमने किसका यूज किया बेटा, डू प्लस हैव। और अगर हैड आया तो हमने यूज किया डिड प्लस हैव का। और इसके बाद हम यूज कर देते हैं नॉट प्लस विदाउट। हम किसका यूज करते हैं बेटा, नॉट प्लस विदाउट। इसी पे यूज करते हैं डज नॉट हैव, डू नॉट हैव, डिड नॉट हैव प्लस विदाउट। ध्यान से सुनो, जैसे हमने, सुनो देखो, यही सेंटेंस आया है। तुम लोग एनडीए की तैयारी करने का देखते हो, ये सेंटेंस तुम लोग के एग्जाम में आ जाते हैं। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव ए कार का मतलब मेरे पास एक कार है। इस सेंटेंस को निगेटिव में बदलो, मीनिंग ना चेंज हो, आओ बदल दो। आई हैव के स्थान पर किसका यूज करोगे, डू प्लस हैव। तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव। और इसका क्या हो जाएगा, बोलिए, आई डू नॉट हैव विदाउट अ कार। आप देख लो, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। आई डू नॉट हैव विदाउट अ कार, मैं बिना कार के नहीं हूं, मतलब मेरे पास एक कार है। अगर हमने ऐसे लिखा होता है बेटा, सी हैड ए डॉग, सी हैड ए डॉग, उसके पास एक कुत्ता है। इसको निगेटिव में बदलो, क्या हो जाएगा, सी हैड के कंडीशन पर क्या होगा, बोलिए, इसका हो जाएगा डिड नॉट हैव। और प्लस किसका यूज करोगे, प्लस इसका यूज हो जाएगा विदाउट। और यहां पर हो गया ए डॉग। देख लो, सी हैड ए डॉग, उसके पास एक कुत्ता है। सी डिड नॉट हैव विदाउट ए डॉग, वह बिना एक कुत्ता के नहीं है, मतलब उसके पास एक कुत्ता है। समझ में आई बात, आई थोड़ी बहुत, पढ़ा लेते हैं नहीं हम, है? आता है हमको थोड़ा बहुत।